हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है पार्शियल फ्रैक्शंस पे, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन के चारों केसेस को डिस्कस करेंगे। दैट इज केस 1 सिंपल केस, केस 2 व्हेन डिनोमिनेटर फैक्टर्स आर रिपीटिंग, यानी कि जब डिनोमिनेटर में ऐसे फैक्टर्स हों जो कि रिपीटिंग हो। केस 3 व्हेन डिनोमिनेटर हैज क्वाड्रेटिक फैक्टर। केस 4 व्हेन देयर इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन सभी केसेस के हम एक एक एग्जांपल लेकर पूरा सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आप सभी केसेस को सॉल्व करना सीख पाएं और बहुत ही इजीली सीख पाएं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये स्कूलिंग में भी आता है, हमारी ये ग्रेजुएशन की मैथ्स में भी आता है, ये इंटीग्रेशन में भी यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में ये कंट्रोल सिस्टम में भी आता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में भी आता है, नेटवर्क सिस्टम में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो सभी में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर मैंने पहले भी अपलोड किया था, बहुत इजीली उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया था और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया और उसे 130K व्यूज़ के अक्रॉस भी पहुंचा दिया। उसके लिए आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लेकिन मैंने कमेंट देखे जिन्हें प्रॉब्लम आ रही थी उन क्वेश्चंस में जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको खुद सॉल्व करने को दिए थे, तो उनमें उन्हें कुछ दिक्कत आई, तो उसके लिए मैंने ये एक और लेक्चर बनाना ज़रूरी समझा, जिसमें मैं आपको फिर से ये चारों केसेस को अनदर एग्जांपल्स लेके बहुत अच्छे से पूरा सॉल्व करके खुद ही सॉल्व करके बताने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर इसकी PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। मैं वहाँ पर PDF आपको सेंड कर दूँगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। तो शुरू करते हैं सीखना पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आता है केस 1, यानी कि सिंपल केस, जिसमें हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसके डिनोमिनेटर में बिल्कुल डिफरेंट दो फैक्टर्स होंगे, 2 या 3 जितने भी हो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। तो ये कहलाता है सिंपल केस और बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाता है। और किस तरीके से, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम इसमें एक कांस्टेंट लेंगे a और उसके अपॉन में हमें यहाँ पर ये डिनोमिनेटर का पहला फैक्टर रखना है, यानी कि a के अपॉन में x - 3 रख देते हैं। फिर प्लस एक दूसरा कांस्टेंट लेना है b और उसके अपॉन में हमें ये दूसरा वाला फैक्टर रख देना है, यानी कि x + 4 रख देंगे। अगर आगे और भी फैक्टर्स होंगे यहाँ पर तो हम आगे इसी तरह कांस्टेंट्स लेते रहेंगे। जैसे कि एक और फैक्टर हुआ, जैसे कि x + 6 हुआ तो प्लस c अपॉन x + 6, इस तरह से ये चलता रहेगा। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग फैक्टर है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ये इंटू ये। फिर जब हम इसे एलसीएम लेकर पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो इससे ये कट जाएगा और a इंटू दिस इक्वल टू a इंटू x + 4। सिंपल एलसीएम जैसे लेते हैं वो मैं ले रही हूँ। ये आ जाएगा यहाँ पर b x - 3 और यहाँ पर ये सेम रहेगा, यहाँ का LHS तो सेम ही रहेगा जो हमारा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि यहाँ LHS का डिनोमिनेटर और यहाँ RHS का डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, तो ये कट हो सकते हैं। तो यहाँ से ये दोनों कट हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास, 3x - 1 इज इक्वल टू a इंटू x + 4 ब्रैकेट प्लस b इंटू x - 3 ब्रैकेट। अब इस इक्वेशन को हमें स्टार इक्वेशन मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें a कांस्टेंट और b कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी है। अब वो वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये जो डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स हैं इनको 1 बाय 1 करके 0 के इक्वल रखना होता है और 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे कि हम रखते हैं सबसे पहले इस फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल, व्हेन x - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 3, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा तो x = प्लस का 3 वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को हमें इस स्टार इक्वेशन में पुटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पुट x = 3 इन स्टार इक्वेशन में x = 3 की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर जब मैं x की जगह 3 पुटअप करूँगी तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 और -1 इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पर a इंटू x की जगह पर 3 रखूँगी तो 3 + 4, यहाँ मैं सॉल्व करके लिख रही हूँ 7 प्लस b इंटू, जब मैं यहाँ पर x की जगह प्लस का 3 लिखूँगी तो ये हो जाएगा ये। अब क्योंकि हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 - 3 0 हो जाएगा, यानी कि सॉल्व करते हैं इसको आगे। 9 - 1 8 इज इक्वल टू, ये हो गया 7a और प्लस b इंटू 3 - 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। इट मीन्स ये b वाली टर्म तो पूरी 0 ही हो गई। तो आगे आ जाएगा हमारे पास 8 इक्वल टू ओनली 7a। और आगे और सॉल्व करते हैं a की वैल्यू के लिए, तो 7 यहाँ इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/7।
इसी तरह से अब b की वैल्यू निकालने के लिए हमें दूसरा जो फैक्टर है डिनोमिनेटर का, यानी कि b के अपॉन में x प्लस 4 है, तो इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुटअप करके सिमिलरली यहाँ पर जैसे किया था वैसे ही x की वैल्यू निकालनी है और उसे इस स्टार इक्वेशन में फिर से पुटअप करना है। तो देखते हैं कैसे। व्हेन x प्लस 4 को इस बार हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -4 आएगी। अब इस x की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे इस स्टार इक्वेशन में। इस स्टार इक्वेशन में रखेंगे तो x की जगह पर यहाँ पर जब मैं -4 रखूँगी तो 3 × -4 आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 12 -1 इक्वल टू a x की जगह पर -4, यहाँ पर +4 प्लस b x की जगह पर -4 और -3। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 13। अब यहाँ पर -4 + 4 कट होकर ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, जिससे कि a × 0 यानी कि ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पर -4 और -3 मिलके हो जाएंगे -7 × b। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, और ये -12 और -1 ये इक्वल टू है ही -13 के। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई -13 इज इक्वल टू -7b। और जब b की हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 7 13 के अपॉन में आके b इज इक्वल टू 13/7 वैल्यू आ जाएगी b की। ये हमारे पास a और b दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हमें इस डिकम्पोजिशन वाले में रख देना है, यानी कि इस गिवन क्वेश्चन का डिकम्पोजिशन करके क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू a की जगह हम रखेंगे 8/7 अपॉन x - 3 प्लस यहाँ पर b की जगह पर 13/7 अपॉन x + 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप इस आंसर को चेक भी करना चाहते हैं कि सही आया है या गलत आया है a और b की वैल्यूज, तो आप फिर से इस वाले पूरे पोर्शन को यानी कि राइट हैंड साइड वाले को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने पर अगर आपके पास यही आया है वापस पूरा, तो इट मीन्स आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया और सही वैल्यूज निकाली है। इसी तरह से अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में और ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि नॉन रिपीटिंग है, यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो इस तरीके से हो जाएगा a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर, और आगे भी होंगे तो इसी तरह से चलता रहेगा। उसके बाद फिर से एक स्टार इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व करने पर, और सिमिलरली जैसे कि हमने सॉल्व किया था अभी, उसी तरह से आपको a b c की वैल्यू निकालनी होगी 1 बाय 1 इन फैक्टर्स में से x की वैल्यू को स्टार इक्वेशन में पुट अप करके। मैं यहाँ पर आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ केस 1 का, सेम उसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर मैंने इसके टैली करने के लिए आंसर्स लिख दिए हैं। इसमें a की वैल्यू 2 आएगी और b की वैल्यू -1। अब चलते हैं केस 2 पर, व्हेन फैक्टर्स आर रिपीटिंग, यानी कि जब डिनोमिनेटर्स में ऐसे फैक्टर्स होंगे जो खुद को रिपीट कर रहे होंगे। रिपीट करने का मतलब यही तो है कि यहाँ पर x - 2 फैक्टर का स्क्वायर है, यानी कि x - 2 इंटू x - 2। इसका मतलब क्या हुआ है इस रिपीटिंग फैक्टर का, कि इस क्वेश्चन का मतलब है 3x + 4 अपॉन x - 2 ही 2 बार है। यही तो हुआ x - 2 के स्क्वायर का मतलब, यानी कि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स जो हैं वो खुद को रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिंग है, डिफरेंट नहीं है। तो इन्हें पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करने का तरीका क्या होता है, कांस्टेंट a अपॉन ये एक बार लेंगे x - 2 को, प्लस कांस्टेंट b अपॉन दूसरी बार में x - 2 का स्क्वायर ले लेंगे। अगर यहाँ पर और भी जैसे 3 होती है इसकी पावर, तो पहले एक पावर लेते हैं x - 2 की a के अपॉन में, प्लस b के अपॉन में x - 2 की 2 पावर, प्लस c के अपॉन में x - 2 की 3 पावर। इस तरह से करना होता है हमें एक एक पावर बढ़ाते हुए। अब फिर से केस 1 की तरह इसे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। ये तो LHS तो सेम ऐसे ही रहेगा। RHS को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा x - 2 का होल स्क्वायर। जब हम एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास a इंटू x - 2 रह जाएगा, प्लस b इंटू कुछ भी नहीं, ये पूरा हो गया तो 1। अब आगे फिर से ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x + 4 इज इक्वल टू a x - 2 प्लस b, एंड दिस इज आवर स्टार इक्वेशन। तो ये मार्क कर लिया हमने स्टार इक्वेशन को। अब इसके बाद फिर से हम a और b कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए x की कुछ ना कुछ वैल्यू इस स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए a की या b की हमें इस पहले फैक्टर x - 2 को 0 के इक्वल रखकर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या आएगी, रखते हैं
पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई +2। अब इस +2 को हम रखेंगे पुट x इक्वल टू +2 इन स्टार इक्वेशन। स्टार इक्वेशन में जब x की जगह मैं 2 रखूँगी तो 3 इंटू 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, और फिर +4 इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में x की जगह पर प्लस का 2 फिर माइनस का 2 प्लस b। यहाँ से हम देख सकते हैं प्लस का 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और यहाँ पर आ जाएगा 6 + 4 10 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b। इट मीन्स 10 इज इक्वल टू b, यानी कि हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू आ गई 10। अब आगे इस केस में हमें करना क्या होता है कि b की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, इस फैक्टर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालकर स्टार इक्वेशन पर रखने से। लेकिन अब a की वैल्यू कैसे आएगी? तो a की वैल्यू यहाँ पर कोई डिफरेंट फैक्टर तो है नहीं जिसको हम इक्वल टू कर देंगे 0 के और x की न्यू वैल्यू निकालकर उसे स्टार में रख दें। तो इस केस में हमें LHS और RHS की इक्वेशन को कंपेयर करना होता है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b। यानी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि स्टार इक्वेशन में अब हम b की वैल्यू को पुटअप करेंगे। सबसे पहले रखते हैं पुट b इक्वल टू 10 इन स्टार। तो यहाँ पर रखने पर क्या आएगा, ये 3x + 4 इज इक्वल टू a x माइनस 2 और प्लस 10। अब इसे मैं अगर ओपन करती हूँ इस ब्रैकेट को तो यहाँ पर आ जाएगा ax माइनस 2a प्लस 10। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये x वाली टर्म है और ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि LHS में x का कॉफिशिएंट क्या है, a है, जबकि RHS में x का कॉफिशिएंट क्या है, a है, जबकि LHS में x का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 3 है। तो हमें नेक्स्ट कांस्टेंट की यानी कि a की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड्स को कंपेयर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कॉफिशिएंट्स ऑफ x बोथ साइड्स। LHS और RHS दोनों साइड्स में x के कॉफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। तो x के कॉफिशिएंट को कंपेयर करने पर LHS में x का कॉफिशिएंट है 3 और RHS में x का कॉफिशिएंट क्या है, a। यानी कि यहाँ से क्लियरली a की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस हमारे क्वेश्चन का डीकम्पोजिशन हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में। a अपॉन दिस था तो a की वैल्यू रख दी, प्लस b अपॉन दिस था तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू रख दी। अब फिर से मैं आपको एक डू योर सेल्फ क्वेश्चन दे देती हूँ और बता देती हूँ थोड़ा सा कि इसे किस तरीके से करेंगे। है ये सेम ऐसा ही, तो ये फिर से रिपीटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन इक्वल टू a और अपॉन में होगा। यहाँ से हम ये जो रिपीटिंग फैक्टर है सबसे पहले इसकी पावर 1 लेंगे a के अपॉन में, फिर प्लस b अपॉन इसकी पावर 2 लेंगे अपॉन में, और फिर प्लस c अपॉन ये जो नॉन रिपीटिंग फैक्टर है मतलब डिफरेंट फैक्टर है अलग, वो लिख लेंगे। इस तरह से होगा। उसके बाद 1 बाय 1 हमें सबसे पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 1 आएगी, वो पुटअप करनी है स्टार इक्वेशन में। स्टार इक्वेशन बनाने के बाद आप पुटअप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। x प्लस 2 ये वाला फैक्टर 0 रखकर x की वैल्यू आएगी, उसे आप पुटअप करेंगे इस स्टार इक्वेशन में जो आपकी स्टार इक्वेशन बनेगी उसमें। और उसके बाद थर्ड कांस्टेंट निकालने के लिए इससे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/9 इससे, और इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी b की 4/3। और फिर लास्ट में आप क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कॉफिशिएंट्स को बोथ साइड, या फिर कंपेयर कर लेंगे कांस्टेंट्स को बोथ साइड, जिससे भी आपके लास्ट कांस्टेंट की वैल्यू निकले। ठीक है, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी a की 5/9। उसके बाद आता है हमारा केस नंबर 3, व्हेन डिनोमिनेटर हैज क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर में, यानी कि जैसे कि ये है कि एक ऐसा फैक्टर हो या फिर एक से ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हो जिनमें x की जो डिग्री है यानी कि x की जो पावर है वो 2 हो। तो ऐसे कंडीशन में इसका डिकम्पोजिशन किस तरीके से किया जाता है वो देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो इस फैक्टर का काम हम कर देते हैं खत्म। a अपॉन ये जो डिफरेंट फैक्टर है जो कि लीनियर ही है उसको तो सिंपली यूँ लिख लेंगे। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है इसके लिए हमें लेना होता है कांस्टेंट b और एक और कांस्टेंट c, और उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, bx प्लस c लिखकर। ठीक है, इसके जो न्यूमरेटर होता है उसमें इस तरीके से इक्वेशन को लेना पड़ता है bx प्लस c और अपॉन में ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो। ठीक है, ये तरीका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेम बाकी दो केसेस की तरह
हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है RHS को, तो हमारे पास ये आएगा दिस इक्वल टू, एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये और डिनोमिनेटर इनके कैंसिल हो जाएंगे, सेम है इसलिए, और फाइनल हमारे पास स्टार इक्वेशन ये बनेगी। उसके बाद सिमिलरली हमें स्टार इक्वेशन में सबसे पहले इस लीनियर फैक्टर को, जो हमारा लीनियर फैक्टर है, उसे 0 पुटअप करके x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x - 2 को 0 पुटअप करके x की वैल्यू -2 आई, और इस x की वैल्यू को हम स्टार इक्वेशन में हमेशा की तरह रखेंगे। तो स्टार इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास सॉल्व करते करते इस a कांस्टेंट की वैल्यू -7/4 आ जाएगी। अब जो b और c कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कोई ऐसा लीनियर फैक्टर तो है नहीं जिसे 0 पुटअप करके x की वैल्यू निकाल लें, तो इसलिए हमें कंपेयर करके ही उनकी वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस स्टार इक्वेशन में अब a की वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पुट a इक्वल टू -7/4 इन स्टार। तो ये हमने a की वैल्यू रख दी स्टार में। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जब हमने इसे अंदर मल्टीप्लाई किया -7/4 को x² से, तो ये आया -7/4 को 4 से, तो 4 और 4 कट के सिर्फ -7 आया, और जब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर लिया तो जो ओवरऑल इक्वेशन है वो हमारी 5x - 4 इक्वल टू ये बनी। अब हमें इस इक्वेशन में से जो वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं उन्हें कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ LHS तो सेम रहेगा, इक्वल टू इस वाले टर्म और इस वाले टर्म से x² कॉमन आ रहा है, ये बचा, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म से x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 2b और यहाँ पर बचा c, और कॉन्स्टेंट्स जो हैं उन्हें हम एक साथ लिख देते हैं -7 और प्लस का 2c। उसके बाद कांस्टेंट b और c की वैल्यू को निकालने के लिए हम इन टर्म्स में से जिसमें b और c आ रहे हैं उन टर्म को कंपेयर करेंगे LHS की टर्म से, यानी कि कॉफिशिएंट से। तो देखते हैं कि x² का जो कॉफिशिएंट है इसमें एक तो b आ रहा है, b की वैल्यू निकालने के लिए ये यूज़ में आ सकती है टर्म। दूसरा, x के कॉफिशिएंट में भी b आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x के कॉफिशिएंट में b के साथ साथ c भी है जो कि अननोन है, तो 2 अननोन हो जाएंगे तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी। इसलिए हम यहाँ पर x² के कॉफिशिएंट्स को दोनों साइड कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर LHS में x² का कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, x² ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट 0 होगा, इक्वल टू RHS में x² का कॉफिशिएंट क्या है -7/4 प्लस b, और यहाँ पर -7/4 को इस साइड ले जाएंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इजीली 7/4। अब इसी तरह c की वैल्यू बची है निकालनी, तो c की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर दोनों साइड कंपेयर करेंगे कांस्टेंट्स को, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, इस साइड -4 है, और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है, ये वाली टर्म है, यानी कि -7 प्लस 2c है। जब इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे तो -4 और +7 हो जाएगा इज इक्वल टू 2c, और 2c इक्वल टू आ गया, 7 में से 4 गए तो 3, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाएगी। हमारा आंसर क्या आ गया, दिस इक्वल टू डिकम्पोजिशन करने के बाद a अपॉन x+2 प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 4। अब फिर से एक डू योरसेल्फ क्वेश्चन आपके लिए, ये थोड़ा बहुत मैंने हिंट दे ही दिया है यहाँ पर ये लिखकर, और इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन आपको बिना देखे एक बार पहले इसे सॉल्व करके देखना है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आप PDF में देख ही सकते हैं। फिर नेक्स्ट है केस नंबर 4, जब हमारे क्वेश्चन का जो फ्रैक्शन होगा वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ये लिया है, ये पॉलिनोमियल है इसका न्यूमरेटर और ये है इसका डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जब हम x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर का जो ये पॉलिनोमियल है वो कौन सी डिग्री का हुआ, 2x², यानी कि 2 डिग्री का हुआ। इसकी जो डिग्री है वो क्या हुई, 2। जबकि न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में डिग्री क्या है, 3। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री क्या हुई, 3। अब यहाँ पर जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा होती है तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं वो हम इस केस 4 में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसे हमें कैसे डिकम्पोज करना होता है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले ये x एक फैक्टर है इसका, तो एक कांस्टेंट a लेना है और अपॉन में हमेशा की तरह पहला फैक्टर लिख देंगे। फिर प्लस एक कांस्टेंट b लेना है और अपॉन में हमेशा की तरह दूसरा फैक्टर 2x प्लस 1 लिख देंगे। ये तो सिंपली अपन केस 1 की तरह करते थे।
अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसमें एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा क्या लिखना होता है हमें, ये cx प्लस डी, इस तरह से लिखना होता है। फिर उसके बाद हमेशा की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर और इसकी एक स्टार इक्वेशन बना लेंगे। वही यहाँ पर स्टार इक्वेशन मैंने सॉल्व करके लिख दिया है। यहाँ पर इसका एलसीएम लिया और एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेम होने के कारण फिर से ये कैंसिल हो जाएंगे और जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो होगी हमारी स्टार इक्वेशन। अब उसके बाद ए बी सी डी इन कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू है उसको हमें फाइंड आउट करने के लिए फिर से नॉर्मली हमें क्या करना होगा, पहले एक फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे और उसे स्टार में रखेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर नंबर 1, ये x की वैल्यू हम 0 इक्वल करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0 पुट इन स्टार। तो x की जगह जब मैं 0 रखूंगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है 4, तो ये टर्म हो गई 0 प्लस 10x यानी कि ये भी 0 हो जाएगी और प्लस 4 इज इक्वल टू a और 2 इंटू 0 क्या होगा 0 प्लस 1 b इंटू 0 यानी कि ये टर्म पूरी 0 हो गई, प्लस यहाँ पर इस टर्म में भी x मल्टीप्लाई में और x 0 है तो ये टर्म भी 0 हो गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 4 इज इक्वल टू a इंटू 1, इट मीन्स a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब नेक्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये दूसरा फैक्टर यानी कि 2x प्लस 1 को 0 इक्वल टू पुट अप करके x की वैल्यू निकालनी है। जब हम यहाँ पर इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल टू रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/2 आ जाएगी और इस वैल्यू को हमें हमेशा की तरह स्टार इक्वेशन में पुट अप करना है। और स्टार इक्वेशन यानी कि इसमें जब आप x की वैल्यू माइनस 1/2 रखेंगे तो ये आएगा, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सॉल्व करने पर कैंसिल हो जाएगी यानी कि 0 हो जाएगी और ये इक्वेशन बनेगी -3/2 इक्वल टू -b/2। यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है और माइनस भी कैंसिल हो रहे हैं दोनों तरफ, सो b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू आ गई 3। अब दो कांस्टेंट और हैं c और d की वैल्यूज को निकालने के लिए हमारे पास कोई नया फैक्टर तो है नहीं जिसे हम x की वैल्यू निकाल कर फिर स्टार इक्वेशन में रख सकें, तो इसलिए उन स्पेशल कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम कंपेयर करने वाला मेथड को यूज लेंगे। जब हम स्टार इक्वेशन में a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्व करने पर कुछ ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन में से हमें कॉमन ले लेना है, जो वेरिएबल यहाँ से कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया है, लेकिन एक्स क्यूब की तो टर्म ये एक ही है तो इसका कॉफिशिएंट लिख दिया सिंपली मैंने 2c। फिर इस वाली और इस वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर वेरिएबल कॉमन है और इसका कॉफिशिएंट बन गया ये। इसी तरह से एक्स जिसमें कॉमन है वो कॉमन ले लिया, तो एक इसमें है तो 11 आ गया, प्लस एक इसमें है तो यहाँ पर सिर्फ d बचा और कांस्टेंट इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही है जो कि क्या है 4 है। अब हम वैल्यू निकालने के लिए c और d की दोनों साइड कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब के कॉफिशिएंट को। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है 4 है LHS में और RHS में क्या है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 2c है। तो यहाँ से जब c की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 4/2 क्या आ जाएगी वैल्यू 2 आ जाएगी। d कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं x के कॉफिशिएंट को दोनों साइड, क्योंकि x के साथ यहाँ पर अकेला d आ रहा है कॉफिशिएंट में, तो हम x के कॉफिशिएंट को LHS और RHS दोनों साइड कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है 10 है और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है 11 प्लस d है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर d की वैल्यू आ जाएगी -1। जब हम a b c और d चारों की वैल्यू को पुटअप कर देंगे डिकम्पोजिशन में तो हमारे पास इस फ्रैक्शन का डिकम्पोजिशन होकर आंसर आ जाएगा ये। सिंपली मैंने इसमें क्या की है a b c और d की वैल्यूज पुटअप कर दी। तो ये कंप्लीट होता है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा लेक्चर। इसमें सारे आपके जितने भी तरह के पार्शियल फ्रैक्शन के फ्रैक्शंस आ सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। चारों केसेस कंप्लीटली मैंने सॉल्व करके आपको अच्छे से और बहुत जितना ईजी हो सकता है समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है अपने स्टडी ग्रुप में। और हमारा चैनल आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूं आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करने के साथ साथ।